नमस्कार, बीकॉम द्वितीय वर्ष के साथियों का स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त के पेपर में तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फ़ायदे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नुकसान। उसी में आगे बढ़ते हम डिस्कस करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फ़ायदे क्या हैं। तो ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिनको हम वन बाय वन एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें पता लगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फ़ायदे क्या है। एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ श्रम विभाजन और विशेषज्ञता में फ़ायदा मिलता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के थ्रू हमें पता लगता है किस देश की किस विषय विशेष पर विशेषज्ञता है और वहाँ का श्रम किस काम के लिए उपयुक्त है। फिर अवेलेबिलिटी एंड चीपनेस ऑफ कमोडिटी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही वस्तुएं हमें आसानी से उपलब्ध होती है और सस्ती दामों पर उपलब्ध होती है, क्योंकि अगर किसी देश में किसी वस्तु का उत्पादन बहुतायत से होता है तो वो उसके लिए सस्ती होगी, वो दूसरे देशों को भी सस्ते में बेचेगा। तीसरा है लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, यानी अगर आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है तभी आप उत्पादन लार्ज स्केल पर करोगे, बहुत ज़्यादा करोगे। अगर आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं है तो आप उत्पादन अपने देश की खपत के अनुसार करोगे, तो उत्पादन भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बढ़ता है। क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी औद्योगिक समाज का निर्माण भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा तो ही आपकी सोसाइटी है वो इंडस्ट्रियल बन पाएगी। स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल प्राइस, आंतरिक कीमतों में स्थिरीकरण में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहायक सिद्ध होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटीज़ हुज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर हाई, उन वस्तुओं की अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता इजीली होती है जिनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, यानी जिनका उत्पादन अगर हम करें तो उनकी लागत बहुत ज़्यादा आएगी, और अगर किसी दूसरे देश से मंगवाएं तो उसकी लागत कम आएगी, क्योंकि उनका उस विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता होती है। तो बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन अगर भारत में किया जाए तो हमें वो महंगी पड़ती है, लेकिन वही वस्तुएं अगर विदेश से मंगवाई जाए तो वो वहाँ पे सस्ती पड़ती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का फिर इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट, यानी आवागमन, वस्तुओं के आवागमन में भी इम्प्रूवमेंट होता है। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तहत वस्तुएं सड़क मार्ग से, वायु मार्ग से और जल मार्ग से तीनों से पहुंचाई जाती है और उनकी गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। फिर है सेवर्जिन रेमेडी इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड फेमाइन, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही समय के साथ में जो युद्ध और टकराव होते हैं उनको रोका जा सकता है। अगर किन्हीं दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है और अच्छे स्तर पर हो रहा है तो उन दो देशों में युद्ध होने की संभावनाएं कम हो जाती है, क्योंकि उनके आपस में हित एक दूसरे से मिले जुले हैं। उनको पता है अगर युद्ध होगा तो हमारा व्यापार बंद हो जाएगा, और व्यापार अगर बंद हो गया तो हमारा आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। फिर है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड नेशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उन देशों को काफ़ी फ़ायदा होता है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही उनके देश में वस्तुओं और सेवाओं का आवागमन होता है, उनमें पूंजी का प्रवाह होता है, वहाँ लोगों को रोज़गार मिलता है और उत्पादन बढ़ता है। फिर है रिड्यूस मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर नहीं हो रहा है किसी वस्तु या सेवा विशेष में तो वहाँ उपलब्ध जो कंपनी है या जो साधन है वो अपनी एकाधिकार यानी मोनोपोली के आधार पर शोषण करता है। क्यों? क्योंकि उसका विकल्प वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उस वस्तु या सेवा का उस देश में विकल्प उपलब्ध हो जाता है, जिससे एकाधिकार के कारण जो शोषण है वो कम हो जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट, भुगतान भी इजीली एक देश से दूसरे देश में हो जाता है अलग अलग मुद्रा के एक्सचेंज में। नेशनल वेलबींग, उससे राष्ट्र की जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से वो भी दुनिया में अच्छी होती है, क्योंकि आपका व्यापार अच्छा है, आपकी अर्थव्यवस्था समृद्ध है तो आपके देश की, आपके राष्ट्र की छवि अच्छी है। चेंज इन द क्वालिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही उस देश के श्रम और पूंजी में सकारात्मक चेंजेज होते हैं, अच्छे चेंजेज होते हैं, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो श्रम की गुणवत्ता बढ़ेगी, श्रम का आदान प्रदान होगा, पूंजी का आदान प्रदान होगा, इससे उद्योगों में वृद्धि होगी और रोजगार बढ़ेगा। पुअर एंड बैकवर्ड नेशन कैन बिकम रिच एंड फॉरवर्ड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से ही जो गरीब और पिछड़े हुए राष्ट्र हैं वो आगे बढ़ सकते हैं और अमीर हो सकते हैं, क्योंकि व्यापार होगा तभी पूंजी का प्रवाह होगा, तभी वहाँ रोजगार सृजित होगा, तभी वहाँ उत्पादन बढ़ेगा और लोगों की आय बढ़ेगी। और आखिरी फैसिलिटेट डेट पेमेंट, कर्ज के
भुगतान में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुत योगदान है। मान लो एक देश है, उस दूसरा देश उससे पैसा मांगता है, कर्ज दिया हुआ है, और अगर वो उसको नगद भुगतान देने की स्थिति में नहीं है तो हो सकता है वो उस देश को अपने देश में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात से उसके भुगतान की पूर्ति कर सकता है। तो इस तरीके से ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ थे, एडवांटेजेस थी। और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, वो हमारे सोचने के नज़रिए पर निर्भर करता है, बट ये कुछ थे। अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के डिसएडवांटेज, नुकसान। यहाँ देखो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मैंने डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल ट्रेड कर दिया। ये टाइपिंग एरर है, ये एक्चुअली इंटरनेशनल ट्रेड है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नुकसान। सबसे पहले एग्जॉस्शन ऑफ एसेंशियल मटेरियल, जो आवश्यक मटेरियल या जो संसाधन हैं उनका बहुत ज़्यादा दोहन होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण, क्योंकि उनको अपना उत्पादन बढ़ाना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने का उनका मोटिव होता है। तो वो जो उपलब्ध संसाधन है, मटेरियल है, उनका बहुत ज़्यादा दोहन करते हैं। फिर है अफेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक ये भी बहुत बड़ा नुकसान है कि इससे जो क्षेत्रीय, जो आंतरिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं, उनको नुकसान होता है, वो प्रभावित होती हैं। तो जैसे मान लो अपन बात करें अगर कपड़ा उद्योग, तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण जो बाहर की अंतर्राष्ट्रीय यूरोप की या दूसरे देशों की, बड़े बड़े देशों की जो कपड़ा की कंपनियां आएगी, वो अपना कपड़ा यहाँ बेचेगी, तो जो यहाँ लोकल स्तर पर जो कंपनियां कपड़ा बना रही थी उनको उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनके पास तकनीक अच्छी है, उनके पास में पूंजी ज़्यादा है, और हमारे छोटे उद्योग उनके सामने टिक नहीं पाते। ये एक नुकसान है। फिर है लूप साइडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से वैसे तो अगर सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो सभी देशों को, यानी दोनों देशों को आपस में फ़ायदा होता है, पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो पूंजीपति मजबूत देश है आर्थिक दृष्टि से, वही फ़ायदा कमा पाता है, कमज़ोर देश उतना फ़ायदा नहीं उठा पाता है। इसलिए इसमें कहते हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है वो उसी देश का ज़्यादा होता है जो आर्थिक रूप से मजबूत है, उसका उतना नहीं हो पाता जो कमज़ोर है। एविल इफेक्ट ऑफ डंपिंग। डंपिंग का मतलब होता है अपनी घरेलू कीमतों को प्रभावित करना, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी वस्तु की कीमत को कम करना ताकि वो कंपटीशन में ज़्यादा बिक सके, इसे कहते हैं डंपिंग। साधारणतया तो ये नियम होता है कि जो वस्तु की कीमत होगी वो बाज़ार की मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है, पर बहुत से ऐसे देश हैं कि जो अपने जो खुद की वस्तु है उसकी कीमत अपने खुद के देश में तो बढ़ा देते हैं, लेकिन विदेशों में उसकी कीमत घटा देते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसके वस्तु की मांग बढ़ी रहे और उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में फ़ायदा हो। इसे कहते हैं डंपिंग। डिपेंडेंस ऑन अदर नेशन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक ये भी ड्रॉबैक है कि एक देश की दूसरे देश पर निर्भरता बढ़ जाती है, उसके पास में कोई विकल्प नहीं रहता। जैसे पेट्रोलियम उत्पादों के लिए भारत आज भी मिडल ईस्ट यानी अरब खाड़ी देशों पर निर्भर है। हम अपने देश में कुल खपत का मात्र 25 से 30% तेल ही उत्पादन कर पाते हैं, बाकी 70% हमें खाड़ी देशों से मंगवाना पड़ता है। तो आज हमारी खाड़ी देशों पर पेट्रोल को लेकर निर्भरता है, हम उससे उबर नहीं पा रहे हैं। फिर है अगेंस्ट नेशनल डिफेंस। कई बार ऐसा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है उस देश की सामरिक नीति या सामरिक सुरक्षा के अगेंस्ट हो जाता है, ना चाहते हुए भी उसे उस देश से व्यापार करना पड़ता है क्योंकि वो उसकी सामरिक सुरक्षा के अगेंस्ट है, लेकिन वो दबा हुआ है। और आखिरी है इंस्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इंस्टेबिलिटी इन इकोनॉमिक प्लानिंग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अस्थिरता बढ़ने की संभावना है क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन उतना सैद्धांतिक तौर पर नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तो इससे इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता बढ़ती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो विदेश से जो माल आ रहा है या जिस तरह भी हम सेवाएं वस्तुएं ले रहे हैं वो कभी भी बंद हो सकती है, कभी भी दो देशों के संबंध बिगड़ सकते हैं और उनकी पूर्ति रुक सकती है। तो ये कुछ थे डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हालांकि अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ ज़्यादा हैं, हानियाँ कम हैं।
और इन हानियों को हम दूसरे उपायों से नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याएं। तो बहुत सी समस्याएं तो अभी हमने लाभ हानि पढ़ी, उसमें आ गई है, फिर भी हम एक एक करके देखते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ म्यूचुअल कॉन्टैक्ट, ये सबसे बड़ी समस्या है। आपस में दो देशों का या दो देशों की कंपनियों का कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पाता कि हम मिले कैसे व्यापार करने के लिए। कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए ताकि हम मिल सकें और व्यापार के आगे बात कर सकें। फिर प्रॉब्लम ऑफ टर्म ऑफ ट्रेड। टर्म ऑफ ट्रेड का मतलब है व्यापार की कंडीशन, किन आधार या किन शर्तों पर व्यापार होगा। वो सभी देशों की आपसी हितों को देखते हुए अलग अलग होती है, जिसमें एक टर्म ऑफ ट्रेड का निर्धारण करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके अंदर है पहला प्रॉब्लम ऑफ क्रेडिट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, लेन देन होगा तो क्रेडिट की समस्या भी आएगी। अब भुगतान की समस्या भी आएगी, क्रेडिट कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, कौन देगा, क्यों देगा, कितने समय के लिए देगा, ये सारी समस्याएं हो जाती है। फिर दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ठीक है हम व्यापार करने को तैयार है, लेकिन जो वस्तु व सेवा हमें मिल रही है या जो वस्तु या सेवा हम दे रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। अगर क्वालिटी अच्छी है लेकिन क्वांटिटी हमें कम मिल रही है, जो हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो भी वो सही नहीं है। अगर क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी खूब है, लेकिन उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है जो कि हमें चाहिए, तो ये दोनों ही समस्याएं आती है कि क्वांटिटी कितनी है और क्वालिटी कितनी है। ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं के अंतर्गत आता है। फिर है प्राइस डिटर्मिनेशन, कीमत का निर्धारण कैसा हो। जो माल बेचेगा वो तो चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं दूँ, और जो माल खरीदेगा वो सोचेगा मैं सस्ते में लूँ। इसका एक लेटेस्ट उदाहरण आपने देखा होगा कि अभी जो राफेल फाइटर प्लेन इंडिया ने खरीदा है, उसकी डील कितनी पुरानी है। कम से कम उसको पिछली सरकार को काउंट करें तो 10 साल पुरानी डील है। 10 साल से उसमें निगोशिएशन ही चल रहा है कि किस कीमत पर ख़रीदा जाए और कितने खरीदे जाएँ, कीमत निर्धारण। फिर है द मोड ऑफ पेमेंट, भुगतान कैसे होगा। अब भुगतान के यहाँ कई तरीके हैं, प्रत्यक्ष भुगतान भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भुगतान भी हो सकता है। फिर अगली समस्या है प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। ये देखा जाए तो आज के टाइम में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सबसे बड़ी समस्या है एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन। यानी अगर आपने मान लो अभी हमने राफेल की डील की थी फ्रांस से, और फ्रांस में फ़िलहाल करेंसी जो चल रही है वो कॉमन यूरो चल रही है। अब यूरो और रुपए में जो एक्सचेंज रेट है वो हर दिन बदल रही है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि जिस दिन सौदा हुआ उस दिन रेट कुछ और थी, जिस दिन पेमेंट हुआ उस दिन रेट कुछ और थी, और जिस दिन प्रोडक्ट की डिलीवरी ली गई उस दिन रेट कुछ और थी। तो इससे जो लागत है उनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी प्रॉब्लम है ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। बहुत से ऐसे विकासशील और अविकसित देश हैं जिन्होंने अपने देश की अर्थव्यवस्था को संरक्षित करने के लिए ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, प्रतिबंध लगा रखे हैं। बहुत से क्षेत्रों में हमारे देश में ये वस्तु नहीं ला सकते, ये नहीं ले जा सकते, इतना व्यापार नहीं कर सकते, इस तरह के खूब रेस्ट्रिक्शन हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगमता से चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर है एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसी। हर देश की अपने देश के हितों को देखते हुए उसकी एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसी अलग अलग होती है। किसी राष्ट्र की एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसी लिबरल होती है यानी लचीली होती है, किसी की बहुत सख्त होती है यानी स्ट्रिक्ट होती है, जिसको चेंज करना मुश्किल है। फिर है प्रॉब्लम ऑफ फॉर्मेलिटीज़। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को करने के लिए आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटी, औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। आपको परमिशन लेनी पड़ती है विदेश विभाग से, आपको एक्सचेंज रेट से RBI से परमिशन लेनी पड़ती है, लिखा कागजी काम, पोर्ट की फॉर्मेलिटी, ये वो, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी इसकी पूरी करनी पड़ती है, जिससे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले या जो मोटिव होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर है प्रॉब्लम ऑफ पैकिंग, फॉरवर्डिंग एंड डिलीवरी। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तहत समस्या आती है कि जो प्रोडक्ट हम भेज रहे हैं उसकी पैकिंग कैसे की जाए, उसकी सुरक्षा गुणवत्ता का ध्यान कैसे रखा जाए, उसको फॉरवर्ड आगे भेजा कैसे जाए, उसकी डिलीवरी प्रॉपर कैसे हो, विद इन टाइम कैसे हो, लोडिंग अपलोडिंग कैसे होगी, कितने समय तक रहेगा, इंश्योरेंस क्या होगा, ये सारी समस्याएँ आती हैं। फिर प्रॉब्लम ऑफ वेरियस रिस्क। नो डाउट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत तरह के रिस्क काम करते हैं, जैसे भौगोलिक रिस्क है, प्राकृतिक आपदा है, राजनीतिक
खतरा है, आर्थिक खतरा है, पेमेंट का खतरा है, ये सब रिस्क उसमें इन्वॉल्व होते हैं। प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, वित्त की समस्या, हमें एक्सपोर्ट करना है, माल विदेश भेजना है, लेकिन हमारे पास वित्त नहीं है, कच्चा माल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो हमारी वित्त की व्यवस्था कौन करेगा? बैंक करेंगे, वित्तीय संस्थान करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बैंक करेंगे, कंपनी करेगी, सरकार करेगी, कौन करेगा? तो ये वित्त की समस्या भी होगी। फिर ये प्रॉब्लम ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, क्षेत्रीय जो संगठन होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफ़ी बाधक होते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय संगठन अपने क्षेत्र के हितों के अनुसार ही अपने नियमों को बनाते हैं, और वो अंतर्राष्ट्रीय जो नियम हैं WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार नहीं चल पाते, तो वो भी अक्सर समस्याएं पैदा करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ डंपिंग, जैसे मैंने अभी पिछले उसमें बताया था, डंपिंग का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अपने वस्तु की कीमतें अपने घरेलू कीमतों के मुकाबले में गिरा देना, उसे कहते हैं डंपिंग। प्रॉब्लम ऑफ पेमेंट्स, भुगतान की समस्याएं, भुगतान देना, लेट देना, समय पर नहीं देना, भुगतान की क्षमता नहीं होना, और लिक्विडिटी की समस्या होना, एक्सचेंज रेट की समस्या, ये सब पेमेंट की समस्या है। और राजनीतिक रिस्क एंड पॉलिटिकल रिस्क तो है ही, आपकी सरकार है, सरकार बदल गई, सरकार की नीतियां बदल गई, गृह युद्ध हो गया, दूसरे देश के साथ युद्ध हो गया, आपके सरकार की संरचना बदल गई, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे सजेशन। अब हमने इसके लाभ पढ़ लिए, हानियाँ पढ़ ली, इसके प्रॉब्लम्स पढ़ लिए, अब हम सजेशन पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए क्या सुझाव हैं? पहला, क्लोज कांटेक्ट अमंग परचेजर एंड सेलर। सबसे पहले तो जो परचेजर और सेलर है उनके कांटेक्ट यानी मिलने की व्यवस्था करो, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा सके। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टर्म ऑफ ट्रेड, जो व्यापार की शर्तें हैं उनका स्टैंडर्डाइजेशन यानी एक रूपता पैदा की जाए, यानी दुनिया में किसी भी देश से कभी भी कैसा भी व्यापार कर लो, आपकी टर्म ऑफ ट्रेड यही रहेगी। फॉरवर्ड एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की समस्या को निपटने के लिए फॉरवर्ड एक्सचेंज किया जाता है, जिसमें भविष्य में होने वाले सौदे की रेट आज ही तय कर ली जाती है और वो उसी के अनुरूप चलती है। फिर है रैशनल ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी किसी देश की रैशनल होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा लिबरल होनी चाहिए जिससे उस देश के हित प्रभावित हो, और ना ही इतनी ज़्यादा टाइट हो, इतनी ज़्यादा सख्त हो जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो ही ना पाए। यहाँ रैशनल ट्रेड पॉलिसी से मतलब है आपकी ट्रेड पॉलिसी एकदम रैशनल यानी निष्पक्ष होनी चाहिए। फिर है रिलैक्सेशन इन एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज कंट्रोल में भी कुछ सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलनी चाहिए, कुछ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। फिर रिडक्शन इन फॉर्मेलिटीज़, औपचारिकताओं में कमी करें। औपचारिकता ज़्यादा होगी काम कम होगा, औपचारिकता कम होगी तो काम ज़्यादा होगा। मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, अंतर्राष्ट्रीय वित्त की व्यवस्था की जाए जिससे वित्त की समस्या ना हो, उनके पेमेंट लेने देने, एडवांस क्रेडिट, सारी समस्याएं हल हो जाए। फिर है सिक्योरिटी फ्रॉम रिस्क। सिक्योरिटी फ्रॉम रिस्क का मतलब है जो भी किसी भी तरह का रिस्क है उससे सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए इंश्योरेंस सबसे अच्छा उपयोग प्रोडक्ट है कि आप अपने सौदे का पूरे का इंश्योरेंस करवाएं। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक हेल्थ, हर राष्ट्र अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए वित्तीय और आर्थिक सहायता प्रदान करे। और आखिरी है डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सबसे पहली शर्त यह है कि आपके पास में ट्रांसपोर्टेशन यानी आवागमन और कम्युनिकेशन यानी सूचना तंत्र मजबूत होना चाहिए, ताकि आप अपना व्यापार सुचारू रूप से चला सकें। और सजेशन में है चीप एंड स्ट्रॉन्ग पैकिंग, वेयर हाउसिंग, माल जो आया है उसके रखने की समुचित व्यवस्था हो, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कंट्रोल, आर्थिक नियंत्रण का लिबरलाइजेशन हो, स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी रहे, डिस्करेजमेंट ऑफ डंपिंग को जहाँ तक हो डिस्करेज किया जाए, प्रैक्टिकल अप्रोच बाय रीजनल एसोसिएशन, जो क्षेत्रीय संगठन है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट, अंतर्राष्ट्रीय जो भुगतान है उसमें सिंप्लीफिकेशन सरलता है, एफर्ट्स फॉर इंश्योरेंस ऑफ रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस का अधिक से अधिक उपयोग हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन, व्यापार से संबंधित व्यापार मेले और एग्जीबिशन लगाए जाएं ताकि जो बायर और सेलर है वो एक साथ आ सके, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थाओं का विकास किया जाए, इंक्रीज इन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, मौद्रिक और वित्तीय संस्थाओं की संख्या में बढ़ोतरी की जाए, पब्लिकेशन
ऑफ ट्रेड डायरेक्टरीज, व्यापार से संबंधित जितनी भी सूचनाएं उनका पब्लिकेशन, कोड ऑफ कंडक्ट यानी नीति निर्धारण का काम किया जाए। ये सारे वो सजेशन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं को हल कर सकते हैं। इसी के साथ में ये लेक्चर ख़त्म हुआ। हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे और इसी के अगले टॉपिक में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैंने आपको इसका स्टडी मटेरियल भेज दिया है और क्वेश्चंस भी भेजे हैं। आप इस वीडियो को पढ़ें, ढंग से स्टडी मटेरियल की रीडिंग करें और जो असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए गए उनको सोल्व करके भेजें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक धन्यवाद।